नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। मेरा नाम है आयुष रैना। आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्रीमिक्स में हम 5 क्वेश्चंस करेंगे और फंडामेंटल राइट्स स्पेशल होने की वजह से ये 5 के 5 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स पे होंगे। तो इसका मतलब है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स की पढ़ाई को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। पहला सवाल, और प्रीमिक्स को अटेम्प्ट करने का सबसे इजी तरीका यही है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो वो ध्यान से सुने, कि आप स्क्रीन को पॉज करके अपने पास आंसर नोट कर लीजिए और जैसे ही मैं आंसर रिवील करता हूं अपने मार्क्स लिख दीजिए वहां पे। एंड फाइनली आप ये बताइए कि 5 में से आपके कितने सही कितने गलत हुए। यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, द राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन वेदर रन बाय अ मेजॉरिटी और अ माइनॉरिटी कम्युनिटी टू गेट गवर्नमेंट एड इज अ फंडामेंटल राइट। सेकेंड, इफ द गवर्नमेंट मेड अ पॉलिसी टू विड्रॉ एड, an institution can question the decision as a matter of right. So दोनों स्टेटमेंट आपको समझ बतानी है कि सही है या गलत है। सो द आंसर इज दोनों स्टेटमेंट गलत है, नीदर वन नॉर टू। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उससे गवर्नमेंट एड मिलेगी, ये उसका फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। हाँ, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश करने का और एडमिनिस्टर करने का आपके पास फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल 30 के अंदर है। लेकिन गवर्नमेंट एड या गवर्नमेंट से पैसा मिलना ये कभी भी फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता है। सेम वे, अगर गवर्नमेंट पैसा विड्रॉ कर देती है, फंडिंग विड्रॉ कर देती है, तो वो भी फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। दिस इज व्हाई द आंसर इज डी। एक्सप्लेनेशन पूरा आप डिटेल में पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। स्क्रीन पॉज कीजिए, ट्राई टू राइट और टेल व्हाट इज द करेक्ट आंसर। So let us look at all the statements. Before that, what have you written the answer? अगर आपने आंसर ए लिखा है तो बिल्कुल सही है। देखो, 42nd Amendment of the Constitution of India gave primacy to directive principles over fundamental rights. 42nd Amendment of Constitution is called mini constitution. इसने आर्टिकल 31C में ये लिख दिया था कि अगर गवर्नमेंट या पार्लियामेंट किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी लॉ बनाती है तो दैट लॉ विल नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन कोर्ट। कोर्ट में, अदालत में उस लॉ को चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। तो एक तरीके से 42nd अमेंडमेंट में कोशिश जरूर की थी कि सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्राथमिकता या प्राइमेसी दे दी जाए, बट दैट कोशिश वाज नाकाम बिकॉज मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के इस पर्टिकुलर पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। एंड दैट इज वाई, एज यू मस्ट नो, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की जहां तक बात आती है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करने वाले जो लॉज होते हैं, ओनली दोज लॉज हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। और मिनर्वा मिल्स केस में ही ये कहा गया था कि आपको फंडामेंटल राइट दैट इज पार्ट 3 और पार्ट 4 दैट इज डीपीएसपी, इनमें बैलेंस बना के रखना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत है। National Commission to Review the Working of the Constitution, which is also called as वेंकटचालिया कमीशन, इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जस्टिसिएबल बना दिया जाए। जस्टिसिएबल का मतलब ये कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार इंप्लीमेंट ना करे तो कोई अप्रोच कर सकता है कोर्ट को और कह सकता है कि आस्क द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट देम, बट दैट इज नॉट समथिंग दैट इज हैपनिंग। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से अगर कोई कानून नहीं बनता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। दैट कैन ऑल्सो नॉट हैपन। तो ये फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, पॉज कीजिए स्क्रीन और ट्राई टू आंसर। सो दोस्तों, इसमें पूछा गया है, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। बट इट ऑल्सो अलाउ स्टेट्स टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि स्पेशल प्रावधान बनाने के लिए इनमें से किसके बारे में आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, विच मीन्स कि एक्सप्लिसिटली लिखा होना जरूरी है। इट मस्ट बी रिटन एक्चुअली इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट एन इंटरप्रिटेशन, बट लिखा हुआ है। तो आंसर इज children yes, women yes, socially educationally backward classes yes, but persons with disability इनको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में कहा कि अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो उनके अंदर हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे पूछा गया है आर्टिकल 15 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 15 में ऐसा कहा गया है कि अगर सरकार चिल्ड्रन, विमेन, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस करता है, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15।
एंड दैट इज वाई पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को चाहे बेनिफिट्स मिलते हैं बट वो लिखा एक्सप्लिसिटली, क्लियरली, एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। ठीक है, इसका सी सही जवाब था। फोर्थ क्वेश्चन, द कोऑपरेटिव्स is a subject enumerated in entry 32 of the concurrent list of the 7th schedule of the constitution, and 97th amendment gave a constitutional status and protection to cooperative societies। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पूरा पढ़ना, पूरी स्टेटमेंट पढ़ना और उसके बाद आंसर देना। तो सही जवाब है दोनों स्टेटमेंट गलत है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि पहली स्टेटमेंट में ये लिखा है दैट द कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ सब्जेक्ट एन्यूमरेटेड इन एंट्री 32 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर एज कॉन्करेंट लिस्ट नहीं बल्कि स्टेट लिस्ट में इसको लिखा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो एक स्टेट के अंदर काम करती हैं वो स्टेट के अंदर रेगुलेट होती हैं, लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज दे आर रेगुलेटेड बाय द एट द यूनियन लेवल और द सेंट्रल लेवल। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। 97th अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया कोऑपरेटिव्स को, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसने सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, यहां पे कोऑपरेटिव्स को ऐड नहीं किया। यहां लिखा है ओनली, that means it only added fundamental rights and it only added in DPSP. That is wrong because it also added another new part to the constitution which was called part 9b, and this amendment actually gave entire detail on how cooperative society should be created, how elections should be held, how they can be dissolved। ऐसी बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में लिखी गई थी। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, both the statements are incorrect। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है। Which of the following is a non-justiciable right? इनमें से कौन सा एक non-justiciable अधिकार है? Right to adequate livelihood, right against exploitation, right of the accused और right to elementary education। सिंपल सा फंडा है, अगर आप किसी एग्जैक्ट फंडामेंटल राइट को इसके साथ मैच कर पाते हो तो वो आंसर नहीं है। So let us see, right to elementary education, yes, it is a fundamental right। 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट है कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी। राइट ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब जिसपे आरोप लगा है, जो आरोपी है, तो अक्यूज्ड के पास देयर आर अ सेट ऑफ राइट्स व्हिच आर देयर अंडर आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 20 के अंदर अगर किसी पे आरोप लगता है तो उसके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो जस्टिशिएबल है। फॉर एग्जांपल, उस पे क्रिमिनल केस रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई किया जा सकता है। क्रिमिनल केसेस सिर्फ तब से अप्लाई होंगे जब वो कानून आया, उसके बैक डेट से अप्लाई नहीं किया जा सकता है। मान लो 2025 में कानून आया, आपने कह दिया 2020 से अप्लाई करो, ना जीना, ऐसा नहीं हो सकता है। सो राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड भी है फंडामेंटल राइट। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी क्लियरली फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 23 एज वेल एज 24। एंड लास्टली ये वाला जो राइट है ये नॉन जस्टिशिएबल है। एडिक्वेट लाइवलीहुड हैज बीन कंसिडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज पार्ट ऑफ 21, बट एक्चुअली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है और इसीलिए ये नॉन जस्टिशिएबल में आता है। तो 4 में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए, दैट मींस नॉन जस्टिशिएबल राइट टू एडिक्वेट लाइवलीहुड है। व्हाई नॉन जस्टिशिएबल? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ डीपीएसपी। कौन से आर्टिकल में आता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, लास्टली अगर आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस को डिटेल में प्रीलिम्स प्लस मेंस के पर्सपेक्टिव से कवर करना चाहते हैं और स्प्रेड नहीं करना चाहते हैं सिलेबस को, बल्कि कंसाइज वे में फोकस तरीके से पीवाईक्यू की मदद से आंसर्स को तैयार करना चाहते हैं, तो यहां पे एक बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का इंडिविजुअल कोर्स अवेलेबल है जिसपे आपको 20% डिस्काउंट मिल सकता है बिकॉज ऑफ दीपावली ऑफर। तो आपने कोड का इस्तेमाल करना है दीपावली। मुझे बताइए आपने कितने मार्क्स गेन किए आउट ऑफ 5, प्लीज कमेंट सेक्शन में। आई होप आपका दिन शुभ रहे और आपके आने वाले दिन भी सफल रहे। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।